गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीमा जो है जोखिम से बचने का एक साधन है और बीमा के द्वारा हम बहुत हद तक अपनी जोखिम से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आज हम ये देख रहे हैं कि जोखिम हर तरह की होती है, जोखिम के भी अनेक प्रकार होते हैं और बीमा जो होता है, बीमा कंपनी केवल उन्हीं जोखिमों को बीमा करेगी जो बीमा योग्य मानी जाती है और जो जोखिमें बीमा योग्य नहीं है उनका बीमा कंपनी बीमा करने से इनकार कर देगी। तो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन और रिस्क इन इंश्योरेंस। तो इसमें हम देखेंगे बीमा की जो जोखिम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है पहला बिंदु हमारा अनइंश्योरेबल रिस्क, जो कि बीमा के लिए अयोग्य जोखिम मानी गई है। दूसरा बिंदु है हमारा इंश्योरेबल रिस्क, जिसका कि बीमा कंपनी बीमा करती है, बीमा योग्य जोखिमें मानी गई है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं दोनों के ऊपर थोड़ा देखेंगे हम। तो फर्स्ट बिंदु हमारा बीमा योग्य जोखिम है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बीमाकर्ता के लिए कुछ विशेष जोखिमों से घिरे हुए व्यक्तियों का बीमा करने से बीमा कंपनी मना कर देती है। चाहे बीमा कितनी ऊँची प्रीमियम देना चाहे, लेकिन फिर भी बीमा कंपनी ऐसी जोखिम को स्वीकार नहीं करती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, कोई कैंसर का रोगी है, कोई एड्स का रोगी है, क्योंकि इसका आज तक इलाज संभव नहीं है और अंततः उसमें व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, तो ऐसी बीमारी की जोखिम का बीमा कंपनी बीमा का रिस्क उठाना नहीं चाहती है। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी बीमा करने से इनकार कर देगी। तो इस प्रकार के जोखिम को हम बीमा योग्य जोखिमें मानेंगे। दूसरी बात हमें यह देखनी है कि यदि कोई बीमा करती ऐसी जोखिम का बीमा करने का निर्णय कर लेता है और वह इतनी अधिक प्रीमियम लेता है जो प्रस्तावक भुगतान नहीं करना चाहेगा, लेकिन यदि प्रस्तावक उसका भुगतान करना स्वीकार करेगा तो ऐसा करना जुए के समान माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि बीमा जो है जोखिम से बचने का एक माध्यम है, बीमा लाभ कमाने का माध्यम नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर आपको पता है व्यक्ति को इस तरह की बीमारी है, फिर भी आपने उसका बीमा ऊँचे प्रीमियम पर कर लिया, तो एक तरह से आपने ये जुए के समान माना जाएगा। अतः हमें ये बात ध्यान रखनी है कि बीमा केवल तभी मान्य होगा जबकि उसमें बीमा योग्य जोखिम विद्यमान होगी। यदि बीमा अयोग्य जोखिम है वहाँ पर, तो वो बीमा वैध नहीं माना जाएगा। दूसरी बात अगर हम देखें तो बीमा कंपनी केवल उन्हीं जोखिमों का बीमा करती है जो बीमा करने की योग्य मानी जाती है। अब सेकंड बिंदु है हमारा इन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क का मतलब है बीमा योग्य जोखिमें। आज हम देखते हैं कि बीमा योग्य जोखिमें वे होती हैं जिनका कि उचित अभिकोपन प्रक्रिया द्वारा बीमा किया जा सकता है। यानी हमने पिछले लेक्चर में देखा था अंडर राइटिंग के बारे में, अभिकोपन के बारे में। तो अभिकोपन केवल उन्हीं जोखिमों होगा जो कि जिसका बीमा किया जा सकता है। तो बीमा योग्य जोखिमें वे जोखिम होती है जिनका कि बीमा कंपनी उचित प्रीमियम लेके जो बीमा करने का कार्य करती है। तो इन जोखिमों को भी हम मुख्य 3 रूप में बांट सकते हैं। नंबर 1 है स्टैंडर्ड रिस्क। स्टैंडर्ड रिस्क से प्रभावी जोखिमें वे जोखिमें होती हैं जिनमें ना तो जोखिम अधिक होती है ना बहुत ज़्यादा। ऐसी विषय वस्तुओं को सामान्य या प्रभावित विषय वस्तुएं कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं में व्याप्त जोखिमें प्रभावित मानी जाती है। यानी हम कहें ऐसी जोखिमें औसत जोखिम होती है। दुनिया में अधिकतर विषय वस्तुओं का बीमा इसी प्रकार के जोखिम के आधार पर किया जाता है। दूसरे प्रकार की जोखिम है घटिया जोखिमें। घटिया जोखिमें अगर हम देखें तो ऐसी जोखिमें मानी गई हैं जो कि सामान्य या औसत जोखिमों से अधिक मात्रा में जोखिम युक्त होती है। ऐसी जोखिमों का बीमा किया जा सकता है, लेकिन ऐसी जोखिमों का बीमा की जो प्रीमियम है प्रभावी जोखिम की अपेक्षा अधिक रखी जाती है। अब अगर हम देखें तो स्थायी जोखिम, जो घटिया जोखिम है, इनको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 स्थायी जोखिम ग्रस्त विषय वस्तु। यानी जब हम बात कर रहे हैं बीमा की, तो वे विषय वस्तु जिनमें अतिरिक्त जोखिम होती है और सदैव बनी रहेगी, फिर भी हम उसका बीमा करवा लेते हैं, तो उसको स्थायी जोखिम युक्त विषय वस्तु माना जाता है। जैसे जीवन बीमा में अगर हम बात करें तो जीवन बीमा में गूंगापन, व्यक्ति बोलता नहीं, बहरापन आदि स्थायी अतिरिक्त जोखिमें जो प्रस्तावक के जीवन में एक बार उत्पन्न होने के साथ निरंतर रूप से बनी रहती है। तो ये यदि किसी व्यक्ति को बहरापन है, गूंगापन है, तो उसकी शारीरिक रूप से उसको कष्ट है, तो इस तरह की जोखिम उसके लिए सदैव बनी रहेगी। स्थायी जोखिम विषय वस्तु जोखिम मानी जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो कुछ जोखिमें
वृद्धिशील जोखिम मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जीवन बीमा कराता है, उसे बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, तो बीपी शुगर की जो बीमारियां इस प्रकार की यदि व्यक्ति को एक बार लग जाती हैं तो उसकी जोखिम सदैव बनी रहती है। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं इसमें भी जोखिम की अधिकता है, तो ये घटिया जोखिम की श्रेणी में वृद्धिशील जोखिम मानी जाएगी। इसी प्रकार अगर हम देखें, कुछ जोखिम इस तरह की होती है जो क्रमशः समय के साथ साथ घटती जाती है। तो ऐसी बीमाकर्ता प्रस्तावित विषय वस्तु के साथ जुड़ी जोखिम को ध्यान में रखकर ही जोखिम का अभिगोपन करता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो बीमा है प्रमापित जोखिमों सबसे उत्तम जोखिम मानी गई है, जिसका कि बीमा किया जाता है और उचित प्रीमियम रखी जाती है, क्योंकि बीमा जो जोखिम से बचने का एक माध्यम है और अनिश्चितता को जोखिम की अनिश्चितता कम करके हम भविष्य में उसको सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन जोखिम जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है बीमा के लिए। जितनी अधिक जोखिम आपकी बीमा में होगी उतनी ही प्रीमियम अधिक रखी जाएगी, और अगर जोखिम इतनी ज़्यादा है तो उसके कारण बीमा कंपनी उसको जोखिम बीमा करने से इनकार कर देती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि जोखिम दो प्रकार की होती है, बीमा के अयोग्य जोखिम है और बीमा के योग्य जोखिम है। तो बीमा का भी हमें ध्यान रखना है, बीमा केवल उन्हीं जोखिमों को किया जाएगा जो कि बीमा करने की योग्य मानी जाएगी। कि जोखिमों इसके पश्चात हम ये ध्यान रखना है कि बीमा करवा लेने के पश्चात भी एक बीमित को अपना पूरा ध्यान रखना है, विषय वस्तु का पूरी सार संभाल करनी है, विवेक से कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि बीमा करवा के वो निश्चित हो जाए। बीमा तो हमें केवल आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने का एक माध्यम है, लेकिन हमें एक सामाजिक मनुष्य होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि हम बीमा करवाने के पश्चात भी अपनी विषय वस्तु का पूरा उसी तरह से ध्यान रखें, उस जोखिम से बचने का प्रयास करें जिस प्रकार हम बीमा नहीं करवाने की स्थिति में रखते हैं।